अच्छा, let us move to the importance of DPSPs. Here I would like to ask you, if you are given two clouds, say one speaks about the positive obligations of the state and the other talks about the negative obligations of the state, तो आप DPSPs को कहाँ रखोगे और फंडामेंटल राइट्स को कहाँ रखोगे? What are the positive obligations of state and what are the negative obligations of state? Yes. Why negative fundamental right? Because it prevents the state from doing something, right? And positive is it motivates the state to do something. All right. नेक्स्ट को ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपीस. ये सब पढ़ना. Good evening, ma'am. ये सब पढ़ना. Ma'am, ma'am, I just want to ask how how DPSP prevents state from doing anything, and at the same point, in the positive aspect, DPSPs are positive obligations. That's what I'm saying. Fundamental rights are the negative obligation. They prevent the state or they prohibit the state from doing something or from not doing something. However, directive DPSPs are positive obligations. Positive matlab they always encourage or motivate the state to do something for the citizens. Okay, ma'am, got it. So the next topic is importance of DPSPs. So the next is importance of DPSPs. See, Article 37. अब आपको समझ रहा होगा, Article 35 तक fundamental rights हैं, so try to relate. See, even the constitution makers, of course, must have followed some logic while writing such a lengthy book, right? तो आपको हमेशा articles को एकदम, see, it is humanly not possible to learn the entire book, है ना? कौन सा आर्टिकल कहाँ है वो बात है ही नहीं, वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है आपसे कि आप उसको रट्टा लगाकर बैठो. लेकिन पढ़ते पढ़ते क्लास में भी आपको काफी आइडिया हो रहा होगा, है ना? सो 36 से अपने डीपीएसपी स्टार्ट हो जाते हैं, तो 36 तो आपको डेफिनेशन ही देता है. उसके बाद 37 स्टेट्स दैट 37 क्या बोल रहा है? DPSPs are not enforceable in court of law. We know it. However, they are fundamental in the governance of country, and it is the duty of the state to incorporate DPSPs in the policies formulated and laws made. ठीक है कि DPSPs कोर्ट ऑफ लॉ में तो नहीं है enforceable, हमें पता है, लेकिन they are very much essential for the governance of the country. And स्टेट को ये कोशिश करनी है कि वो डीपीएसपीस को अपने काम करने के तरीके में क्या रखे, नोट, इसको एक रोड मैप की तरह फॉलो करे, राइट? ताकि जो सिटीजन्स की लाइफ है वो और बेटर हो सके, राइट? दैट इज द मोटिव. देखिएगा इसमें प्रॉब्लम क्या होती है.
क्लैश क्या है? जैसे अभी मेरे को डाउट भी मिला है कि मैम क्या फंडामेंटल राइट स्टेट के लिए नेगेटिव है? फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के हक के लिए हैं। अगर उस हक को लेने के लिए रीति कभी कभार स्टेट को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि स्टेट कॉम्प्रोमाइज करेगी, लेकिन जो ये बेसिक अधिकार हैं ये आपके हैं। ये इतने बेसिक हैं कि इससे नीचे फिर सिटीजन की लाइफ कहलाने लायक नहीं है। अहमद इन केस स्टेट इग्नोर्स इट, हमने पढ़ा था ना, बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट इट विल ऑलवेज बी एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ पीपल। तो ये होगा कि हाँ, फिर जनता को दिखेगा कि स्टेट काम नहीं कर रही है तो वो 5 साल बाद आपको हटा देंगे। तो इन दैट केस मैक्सिमम एक स्टेट कब तक एंजॉय कर सकती है ऐसी पावर को गलत तरीके से? ओनली टिल 5 years। नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन एंड यू आर गॉन। ओके, तो भले ही आप कोर्ट ऑफ लॉ में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके आपको सजा नहीं मिल सकती, लेकिन लोगों की जो, जनता की जो अदालत है उधर तो आपको डेफिनेटली हमेशा परखा जाएगा इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? अब देखते हैं कि मैम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का नाम सुनकर और समझकर कुछ इनहेरेंट क्लैश सा लगता है, तो इसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि क्या है। अब देखिए 39B एंड 39C, अगेन कौन से एम्बिट की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट डीपीएसपी, है ना? 36 से 51 तक सब डीपीएसपी है, हमने पढ़ा। अब देखिए 39B बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि व्हाट इज नॉट क्लियर रिद्धि आस्क, तभी आगे चलते हैं। दिस इज अ डिबेट, अभी केसेस आएंगे आगे पीछे तो फिर दिक्कत होगी। क्या क्लियर नहीं है बताओ? हेलो मैम। यस रिद्धि। मैम फंडामेंटल राइट नेगेटिव है या स्टेट के लिए, वही नहीं समझ में आ रहा मुझे। आई कुड नॉट नेगेटिव का लिसन। मतलब क्या? मतलब आप क्या कैसे ले रहे हो नेगेटिव है मतलब स्टेट के लिए? बिल्कुल, आई अगर थिंक बैड है मैम। वो तो होगा ही ना, स्टेट को तो ऐसा लगेगा ही ना। अगर मुझे कुछ हक मिला है तो वो डेफिनेट, स्टेट को नहीं मिला है तो स्टेट को तो नेगेटिव ही लगेगा वो। ओके मैम, सो इट इज नेगेटिव। ओके मैम, ओके, थैंक यू। इंटेंशन, या आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, पर्सपेक्टिव है। सिटीजन्स की नजर से देखोगे तो सिटीजन्स के लिए तो ये लाइफ है, वरदान है। स्टेट की नजर से देखोगे तो स्टेट ये बोलेगा कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसलिए हमें कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब सिटीजन्स को मिला है ना पीसफुल प्रोटेस्ट, अब कर रहा है ना स्टेट, भुगत रहा है ना उसको। Okay, these are the different angles that you have to see a particular thing from. पॉलिटी में या फॉर दैट मैटर कुछ भी चीज कभी पूरी तरह से ठीक या पूरी तरह से गलत नहीं होती, नजरिया होता है। दैट्स द पर्सपेक्टिव, किसकी नजर से आप देख रहे हो। अगर आप एक आम जनता हो तो आपको फंडामेंटल राइट्स चाहिए होंगे, कल को आपको बना दे स्टेट का पार्ट, फिर आपको लगेगा कि काश मुझे थोड़ी और पावर मिलती, फंडामेंटल राइट्स काश में थोड़ा कर्व कर पाता, राइट? एनीवेज 39B टॉक्स अबाउट कि सोसाइटी के जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं एक सोसाइटी में, दे शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट ओनली रिच हैव द राइट अपॉन द मटेरियल रिसोर्सेज, है ना? अब मटेरियल रिसोर्सेज क्या होते हैं सोसाइटी के? बहुत सारी चीजें, लैंड, है ना? जो भी सोसाइटी की धरा है उसको हमको सबको क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और 39C बोलता है प्रिवेंट द वेल्थ कंसेंट्रेशन, कोशिश करनी है कि वेल्थ कंसेंट्रेट ना हो। हाउएवर इवन द प्रेजेंट फैक्ट से दैट 77% of the wealth in India lies in the hand of 1% population, ठीक है? मतलब कि
समझ रहे हो कितना ज्यादा ह्यूज गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। इसको हमें कम करने की कोशिश करनी है। तो इसलिए एक डीपीएसपी है कि स्टेट को ऐसी कोशिश करनी है। अब वो कोशिश कब कामयाब होगी वो नहीं पता, बट स्टेट ऐसे लॉज और पॉलिसीज बनाएगा कि वो वेल्थ कंसंट्रेशन को अवॉइड करवा पाए। Yes. Okay. Now let us see. Okay, so who has asked this question? Let me see. Yeah. देखो अहमद, जो तुम बोल रहे हो वो समझ आता है। देखो, take this. कि सब लोग को इक्वली तो नहीं मिल सकता, जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको उसके हिसाब से मिलेगा, है ना। लेकिन who will take the responsibility of the poor? इसीलिए तो वेलफेयर स्टेट का आइडिया है। अब जिसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, पुअर के साथ सिर्फ ये प्रॉब्लम थोड़ी ना है कि वो काम उनके पास नहीं है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम। उनके पास एजुकेशन भी नहीं है। कुछ पॉपुलेशन तो ऐसा भी है ना जो सच में मेहनत करके पढ़ना चाहता है, जॉब लेना चाहता है, फिर इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो स्टेट को तो सबका ध्यान रखना है। इसीलिए तो हमारे पास अहमद कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, जहां पे शायद हम इक्वली तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर इंश्योर कर सकते हैं कि लाइफ वर्थ लिविंग हो, एटलीस्ट बेसिक एमेनिटीज सबके पास हो। ठीक। 39C टॉक्स अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द वेल्थ कंसंट्रेशन। वेल्थ कंसंट्रेशन का मतलब है द वेल्थ, the output, the GDP, the result must not concentrate in the hands of rich or in the hands of few. इसको ऐसे समझो जैसे सपोज करो देयर इज अ कॉर्पोरेट कंपनी। किसी बिजनेस में या किसी कॉर्पोरेट अफेयर में किसी को कुछ प्रॉफिट होता है। अब ये जनरली होता है कि नहीं होता है कि प्रॉफिट हुआ, आपने उस प्रॉफिट को फिर से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आपको फिर से प्रॉफिट हुआ। अब ऐसे जब ये चलता जाता है चेन, इससे ही तो बड़ी बड़ी फर्म्स बनती हैं। और आप क्या देखते हो कि द रिच इज गेटिंग रिचर बिकॉज द रिच नोज हाउ टू इन्वेस्ट द मनी। जिन लोगों को ये डाउट है प्रिवेंशन वाला, प्लीज आंसर। ये बात समझ आई? अब इससे होगा क्या? पुअर के पास आइडियाज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और जो लोग अपने आइडियाज पे कैपिटलाइज कर रहे हैं वो धीरे धीरे बेनिफिट उठा के और ज्यादा रिच होते जाएंगे, राइट? सो द स्टेट मस्ट टेक केयर दैट द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज टू बी एज लेस एज पॉसिबल. It must work to prevent the concentration of wealth in the hands of few.